दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बार फिर से बात करने वाले हैं काइजू नंबर 8 के मांगा के बारे में। हमने अपने चैनल के ऊपर काइजू नंबर 8 के मांगा की बहुत सारी वीडियोस डाल दी हैं एंड उन सारी वीडियोस के अंदर हमने मांगा के चैप्टर नंबर 94 तक की स्टोरी को कवर कर लिया है। सो इसीलिए अगर आप में से कोई ऐसा है जो कि पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा है या फिर उसने अब तक काइजू नंबर 8 के मांगा की पहले वाली कोई भी वीडियो नहीं देखी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आज वाली वीडियो को देखने के बाद पुरानी सारी वीडियोस को भी जरूर देख लेना, ताकि आपको मांगा की पूरी स्टोरी पता लग जाए। और हाँ, सारी की सारी वीडियोस आपको हमारे चैनल में काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। आपको सिंपली काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट को खोलना है और सारी वीडियोस को लाइन से वॉच करना है। बाकी अगर आपने पुरानी वीडियोस देख रखी है तो फिर आप बिना किसी टेंशन के आज की वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। बाकी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और आप अगर मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप कमेंट्स के अंदर वो भी जरूर लिखें। मुझे आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर बहुत खुशी होती है, इसीलिए लाइक और कमेंट तो जरूर से करना। तो फिर आइए अब हम इन सारी बातों को सेट करते हैं और आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस काइजू वॉर में अब तक हमने देखा कि काइजू नंबर 9 बैटलफील्ड के ऊपर 5 नंबर्ड काइजूस को छोड़ देता है और ये सारे होते हैं नंबर 11, नंबर 12, नंबर 13, नंबर 14 और नंबर 15। एंड फिर इन्हीं सारे डाई काइजू से लड़ने के लिए डिफेंस फोर्सेस के सबसे पावरफुल ट्रूप मेंबर्स को सामने आना पड़ता है, जिसके बाद ही काइजू नंबर 15 को कीकोरू खत्म करती है, नंबर 11 को कमांडर नारुमी मारता है, नंबर 13 को काफ्का काइजू नंबर 8 बनकर मारता है और काइजू नंबर 12 को खत्म करता है वाइस कैप्टन सोशिरो। जिसके बाद ही सारे नंबर्ड काइजूस में से सिर्फ नंबर 14 बचता है और ये काइजू टोक्यो शहर के ताजिगावा बेस में तबाही मचा रहा होता है। लेकिन फिर तभी से रोकने के लिए कमांडर मीना सामने आती है। अब आगे चैप्टर नंबर 95 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि डिवीजन 3 की कमांडर यानी कि मीना शिरो काइजू नंबर 14 से लड़ने के लिए अपने टाइगर्स पर बैठकर उसके सामने आ जाती है और इस टाइम पर उसके हाथों में एक बहुत ही बड़ा वेपन होता है और इसी वेपन को लेकर वो पास के एक बिल्डिंग पर आ जाती है और वहां पर आने के बाद ही कमांडर मीना डिफेंस फोर्स को वायरलेस के जरिए बताती है कि अब वो काइजू नंबर 14 को खत्म करने वाली है और अब मेरी चलाई हुई सिर्फ एक ही बुलेट इस काइजू को चीरते हुए बाहर निकल जाएगी। लेकिन कमांडर मीना के ऐसा बोलते हम ये देखते हैं कि सीन शिफ्ट होता है और हमें इसके बाद सीधा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हम यहाँ पर उस टाइम को देखते हैं जिस टाइम पर कमांडर मीना सिर्फ 18 साल की थी और ये वो टाइम था जिस टाइम पर वो पहली बार डिफेंस फोर्स के अंदर टेस्ट देने आई थी ताकि वो भी डिफेंस फोर्सेस के अंदर एक ट्रूप मेंबर बन सके। और इसीलिए इस टाइम पर मीना शिरो डिफेंस फोर्स के एग्जाम सेंटर के सामने खड़ी होती है। मीना इस टाइम पर काफी सीरियस होती है, लेकिन तभी वो देखती है कि उसे पीछे से कोई बुला रहा है और इसीलिए वो जैसी आवाज सुनकर पीछे देखती है वैसे उसे पता लगता है कि उसके पास काफ्का आ रहा है, जो कि मीना के पास आकर उससे कहता है कि तुम तो इस टाइम पर काफी सीरियस लग रही हो, वैसे तुम्हें सीरियस होना भी चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा पहला टेस्ट है। लेकिन हाँ मीना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस बिल्कुल वैसे करना जैसा मैं करूंगा और तब तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और वैसे भी ये मेरा 5वां टेस्ट है, यानी कि मैं 5 साल से टेस्ट दे रहा हूँ, इसीलिए तुम मुझे एक्सपर्ट भी बोल सकती हो। सो इसीलिए आज के टेस्ट के अंदर तुम मेरे जैसे एक्सपर्ट की बात मानना। लेकिन फिर ये सब बोलने के बाद ही काफ्का 2 कदम आगे बढ़ता है और चलते चलते मीना से कहता है, मीना वैसे भी हमारा जो एग्जाम है वो काफी टफ है, इसीलिए डिफेंस फोर्स के अंदर बहुत ही कम बंदों को छाटा जाता है और इसीलिए मुझे लगता है कि पहली बार में तुम्हारा टेस्ट पास करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन हाँ मीना, अगर तुम फेल हो जाओ तो चिंता मत करना, क्योंकि जरूरी ये नहीं है कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, बल्कि जरूरी ये है कि तुमने कोशिश कितनी बार की। और इसीलिए अगर आज के टेस्ट में तुम फेल भी हो जाओ तो भी तुम कभी हार मत मानना और अगली बार फिर से ट्राई करना। और फिर ये सब बोलने के बाद ही काफ्का सीधा मीना को देखता है और वो एक स्माइल वाले फेस के साथ ही मीना से कहता है, तो चलो मीना अपना बेस्ट करते हैं और हमने जो बचपन में एक साथ सपना देखा है उस सपने को पूरा करते हैं। यहाँ पर मीना काफ्का की सारी बातें सुनती है और वो नोटिस करती है कि काफ्का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है और इसीलिए इस टाइम पर उसे अपने बचपन याद आता है, जहाँ पर वो ये याद करती है कि जब वो लोग बच्चे थे तब उस टाइम पर भी काफ्का बिल्कुल ऐसा ही था। वो हमेशा इतना ही कॉन्फिडेंट रहता था और हमेशा से ही ऐसे लीडर वाली बातें करता था। और फिर इसीलिए उन सारी बातों को याद करके मीना के चेहरे पर स्माइल आती है और वो भी खुद पर भरोसा करती है एंड वो भी टेस्ट देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है। लेकिन इसके बाद इन दोनों का टेस्ट होता है और फिर टेस्ट के बाद इन दोनों के रिजल्ट आते हैं। पर रिजल्ट में हम ये देखते हैं कि मीना तो एग्जाम को पास कर लेती है, लेकिन काफ्का इस बार भी फेल हो जाता है और इस एग्जाम को मिलाकर काफ्का अब 6ठी बार फेल हो चुका है। अगले सीन में हमें पता लगता है कि इस टाइम पर काफ्का और मीना दोनों एक साथ रेस्टोरेंट में बैठे हैं और यहाँ बैठकर उन दोनों ने एक साथ अपने रिजल्ट को ओपन किया था और इसीलिए यहाँ पर अपने रिजल्ट को देखकर काफ्का के चेहरे पर 12 बज जाते हैं। इसीलिए उसे देखकर मीना को भी काफी अजीब लगता है एंड इसीलिए वो काफ्का से बात करने की कोशिश करती है। लेकिन इतने में ही मीना ये देखती है कि काफ्का उससे कहता है, अरे यार मैं इस बार भी फेल हो गया, मुझे लगा था कि इस बार मैं पास होने के बहुत करीब हूँ, लेकिन पता नहीं यार मैं फेल कैसे हो गया। लेकिन फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि काफ्का काफी सीरियस होता है और वो अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है एंड फिर वो मीना से कहता है, मीना तुम जानती हो ना मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम जब भी गिरो तब तुम्हें हमेशा उठना जरूर चाहिए और उठकर फिर से कोशिश करनी चाहिए। और इसीलिए मीना तुम आगे बढ़ो, तुम डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करो और वहाँ मेरा इंतजार करना क्योंकि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और फिर ये बोलने के बाद ही काफ्का हंसता है और अपने रिजल्ट को अपने हाथों से मरोड़ते हुए कहता है, मीना तुम देखती जाओ, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारी बराबरी कर लूंगा। जो सुनकर मीना कहती है, ठीक है काफ्का। इसके बाद ही कुछ टाइम बीत जाता है और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि अब मीना
डिफेंस फोर्स को ज्वाइन कर चुकी है एंड यहाँ पर उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है। हम ये देखते हैं कि यहाँ पर मीना अपने कई सारे साथियों के साथ शूटिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, बट यहाँ पर जब मीना अपने टारगेट को हिट करती है तब उसकी बंदूक से निकली हुई गोली उसके टारगेट के साथ साथ पीछे की 2-3 बिल्डिंग्स को भी तबाह कर देती है। और इसीलिए ये देखकर मीना के साथ साथ बाकी सारे ऑफिसर्स को भी कुछ भी समझ नहीं आता है। यहीं पर कंट्रोल रूम का एक ऑफिसर भी होता है जो कि सारे ट्रुप मेंबर्स को मॉनिटर कर रहा होता है, लेकिन वो भी ये समझ नहीं पाता कि आखिर मीना से ऐसा कैसे हुआ। और फिर इसके लिए इस बारे में डिटेल से जानने के लिए डिफेंस फोर्सेज वाले मीना को एक लैब में ले जाते हैं और वहाँ ले जाकर मीना की बॉडी की चेकिंग होती है। और फिर इस जांच के अंदर ही इन्हें पता लगता है कि असल में मीना आशिरो एक सुपर आर्टिलरी असॉल्ट स्पेशलिस्ट है, यानी कि मीना आशिरो की बॉडी के जो मसल्स हैं वो वैसे तो बाकियों जैसे ही बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब भी मीना आशिरो गन को यूज करती है और किसी गन को फायर करती है तब उस टाइम पर वो अपनी बॉडी से ऐसी रिलीज फोर्स को एक्सर्ट करती है जैसी पावर और कोई भी एक्सर्ट नहीं कर सकता है। और इसलिए यहाँ पर ये लोग देखते हैं कि मीना आशिरो की जो गन चलाने की एबिलिटी है वो बिल्कुल ही एबनॉर्मल है। और इसलिए ये सारे ऑफिसर जो कि मीना को मॉनिटर कर रहे थे वो सभी एक दूसरे से कहते हैं कि उन लोगों ने आज तक ऐसी ऑफिसर कभी नहीं देखी है जिसके अंदर ऐसी कमाल की एबिलिटी हो। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि ये सारे लैब एक्सपर्ट्स मीना के बारे में सारी बातें वाइस चीफ को बताते हैं और फिर वाइस चीफ इतामी सीधा चीफ शिनोमिया के पास जाते हैं और उन्हें मीना की सारी रिपोर्ट देते हैं। वाइस चीफ शिनोमिया को बताते हैं कि वो ट्रुप मेंबर सबसे कमाल की है और इसीलिए अगर हम लोगों से अच्छे से ट्रेनिंग दें तो फिर वो कई सारे बड़े बड़े और जायंट काइजूस को भी बड़े आराम से ढेर कर सकती है। इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि चीफ शिनोमिया जैसी इस बात को सुनते हैं वैसी वो भी काफी खुश होते हैं एंड वो वाइस चीफ इतामी से कहते हैं, इतामी उस लड़की की पावर्स हमारे बहुत काम आने वाली है और तुमने सही कहा, उसकी पावर सच में बहुत कमाल की है और इसीलिए अब से डिफेंस फोर्स का काइजूस को मारने का तरीका बिल्कुल बदलने वाला है और वो लड़की मीना हमारे डिफेंस फोर्स की बहुत बड़ी ताकत बनने वाली है और इसीलिए आने वाले फ्यूचर में हम इस लड़की मीना की पावर से बहुत से मासूम लोगों की जान बचाने वाले हैं। और फिर इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि अब मीना आशिरो के हाथ में काफी बड़ा वेपन दिया जाता है और उसे एक ऐसे बड़े से काइजू के सामने लाया जाता है जिसने शहर में तबाही मचा रखी होती है। यहाँ पर मीना अपने सामने इस बड़े से मॉन्स्टर को देखकर कहती है, क्या मुझे इस काइजू को मारना होगा, लेकिन ये तो बहुत बड़ा और पावरफुल है। पर इस बात को सुनकर मीना के ट्रुप का जो लीडर होता है वो उससे कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तुम्हें इसी काइजू को मारना है और हाँ ट्रुप मेंबर मीना, यहाँ पर भी तुम्हें उतनी पावर यूज करनी है जितनी पावर तुमने अपनी ट्रेनिंग के दौरान यूज की थी, क्योंकि उस अटैक से तुम इस मॉन्स्टर के कोर को डिस्ट्रॉय कर दोगी और जब तुम्हारी गोली इसके मांस को फाड़ते हुए इसके कोर को डिस्ट्रॉय कर देगी तब ये मॉन्स्टर मारा जाएगा। और हाँ ट्रुप मेंबर मीना, अगर तुम ये करने में कामयाब हो गई तो ऐसा करके तुम अपने साथी ट्रुप मेंबर्स और सिविलियंस को बहुत ही बड़े खतरों से बचा सकती हो, क्योंकि अगर तुम इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाई तो अभी इस जंग के मैदान के ऊपर बहुत सारे ट्रुप मेंबर्स को अपनी जान गंवानी पड़ेगी। अपने ट्रुप लीडर की बात सुनकर मीना अपने मन में सोचते हुए कहती है, क्या मैं अपने साथी ट्रुप मेंबर्स को घायल होने से बचाऊंगी, लेकिन वो कैसे, मेरे बहुत से साथी तो वैसे ही घायल हो चुके हैं और इस काइजू से लड़ने में उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। इसके बाद ही हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्रुप मेंबर्स उस काइजू से फाइट कर रहे थे। वो सभी काइजू पर फायरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन वो काइजू इतना पावरफुल होता है कि उस पर फायरिंग का कोई असर नहीं होता है और वो देखते देखते बहुत सारे ट्रुप मेंबर्स को मार रहा होता है। इसके बाद ही हम मीना को देखते हैं जो कि अपने वायरलेस के ऊपर अपने सारे ट्रुप मेंबर्स की बातें सुन रही होती है और मीना को ये पता लग रहा होता है कि उसके सारे साथी बहुत बड़े खतरे में हैं एंड धीरे धीरे करके कईयों की तो मौत भी हो रही है। और इसीलिए ये सब सुनकर न सिर्फ मीना को बहुत बुरा लगता है बल्कि उसके साथी वो बहुत ज्यादा डर भी जाती है और फिर डर के मारे मीना को पसीने आने लगते हैं एंड वो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि अभी मेरे बहुत से साथी इस काइजू से फाइट कर रहे हैं और वो सब इस काइजू को उलझा कर रख रहे हैं ताकि मैं यहाँ से इस काइजू को खत्म कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं इस काइजू को नहीं मार पाई तो क्या होगा, क्या तब जिन्होंने भी सैक्रिफाइस दिए हैं उन सबके सैक्रिफाइस बर्बाद हो जाएंगे। अब यहाँ पर इन सारी बातों को सोचकर मीना बहुत ही होपलेस फील करती है, लेकिन फिर तभी उसे काफका याद आता है जिसने कि उससे बचपन में कहा था कि मीना को जब भी लाइफ में उसकी जरूरत होगी तो उस टाइम पर काफका उसके साथ खड़ा होगा। और फिर काफका की इसी बात को सोचकर मीना अपने बगल में देखती है, लेकिन वो ये देखती है कि उसके बगल में काफका नहीं है, जिसका मतलब इस टाइम पर जिस टाइम पर मीना को काफका की सबसे ज्यादा जरूरत है उस टाइम पर ये काफका उसके साथ नहीं है एंड इसीलिए ये देखकर मीना और ज्यादा डर जाती है और वो धीरे धीरे करके अपना कॉन्फिडेंस खोने लगती है। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि मीना के ट्रुप का जो कमांडर होता है वो मीना से कहता है, ट्रुप मेंबर मीना फायर करो, फायर। और फिर ये ऑर्डर सुनने के बाद ही मीना जल्दी से फायर करती है, लेकिन मीना की पहली फायरिंग परफेक्ट नहीं होती और इसीलिए उसकी फायरिंग की वजह से उसके सामने की बिल्डिंग टूट जाती है। लेकिन फिर इसके बाद ही मीना अपने वेपन को सीधा करती है और वो काफका को सोचते हुए चिल्लाते हुए कहती है, काफका झूठे झूठे कहीं के। और फिर ये बोलकर ही मीना फायर करती है, लेकिन इसके बाद ही मीना लगातार फायर करती है और फायर करते हुए वो चिल्लाते हुए बोलती रहती है, झूठे झूठे झूठे, तुम झूठे हो काफका, झूठे। और फिर इस तरह से फायरिंग करके वो अपने सामने के काइजू को मार देती है। लेकिन फिर इसके ठीक बाद ही सीन शिफ्ट होता है और कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि इस टाइम पर काइजू नंबर 14 ताचिगावा बेस के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहा होता है और फिर इसलिए प्रेजेंट टाइम में ये देखकर मीना सीधा काइजू नंबर 14 के सामने आती है और फिर अगले पल वो अपने वेपन को तैयार करती है और उस पर फायर करने के लिए रेडी हो जाती है। यहाँ पर अपने गन को लोड करते हुए मीना अपने मन में बोलती है कि मुझे आज भी डर लगता है, मैं आज भी डरती हूँ और हमेशा ये सोचती हूँ कि बैटल के अंदर मेरे साथियों को हमेशा अपनी लाइफ को रिस्क करना पड़ता है और इस टाइम पर भी मेरे सारे कॉमरेड्स की जान दांव पर लगी हुई है, इसीलिए इस टाइम पर मैं पीछे नहीं हट सकती और मुझे इस काइजू को मारकर अपने सारे साथियों को बचाना ही होगा। इसके ठीक बाद ही हम शहर के सिविलियंस को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अंडरग्राउंड्स के बंकर्स में छुपे होते हैं और वो भी बाहर चल रही तबाही को सुनकर बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं। लेकिन इसके बाद ही हमें मीना की आवाज आती है जो कि खुद से कहती है, मैं हार नहीं सकती, मैं हार नहीं सकती और मैं अपने कॉमरेड्स के हार्ड वर्क को बर्बाद नहीं होने दे सकती। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि कमांडर मीना को उसके वायरलेस पर आवाज आती है और ये आवाज ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स की होती है जो कि मीना से कहते
कहते हैं कमांडर मीना काइजू नंबर 14 के पास टेलीपोर्टेशन की पावर्स हैं और इसीलिए इसे मॉनिटर करके हमने इसके टेलीपोर्टेशन के पैटर्न को समझ लिया है और हमें ये पता लगा कि जब ये टेलीपोर्ट होता है तब उस टाइम पर इसकी बॉडी के सेंटर में बहुत ज्यादा पावर्स बढ़ जाती हैं और इसीलिए हमारा ऐसा मानना है कि इतनी ज्यादा एनर्जी कोर के अंदर से निकल सकती है। इसीलिए हो ना हो काइजू नंबर 14 का कोर इसकी बॉडी के सेंटर में ही है। एंड फिर इसके बाद हम ये देखते हैं कि जैसी मीना सारी खबर को सुनती है वैसी वो ऑपरेशन रूम के ऑफिसर से कहती है रॉजर्स मैं समझ गई हूँ। और फिर ये बोलने के बाद ही कमांडर मीना अपनी पूरी रिलीज फोर्स को एक्टिवेट करती है एंड अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में आ जाती है। और फिर इसके बाद मीना खुद से कहती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मेरे साथियों का मुझ पर जो भरोसा है मैं उस भरोसे को कभी नहीं टूटने दूंगी। और फिर ये बोलकर मीना अटैक के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती है और वो अपने वेपन को काइजू नंबर 14 के ऊपर एम कर देती है। लेकिन इसके तुरंत बाद ही नंबर 14 ये देख लेता है कि मीना उस पर अटैक करने वाली है और इसीलिए मीना की तरफ नंबर 14 का जो फेस होता है वो अपने मुंह के अंदर एक एनर्जी को क्रिएट करता है और फिर वो उससे मीना की बिल्डिंग पर सीधा एक पावरफुल अटैक करता है जिस वजह से उस बिल्डिंग के ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और सब तरफ धुआं धुआं हो जाता है। इधर ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स भी ये देखकर जोर से चिल्लाते हुए बोलते हैं कमांडर मीना आप ठीक तो हैं। एंड इसके साथ ही हम बंकर्स के अंदर बहुत सारे सिविलियंस को भी देखते हैं जिन्होंने भी इस धमाके की आवाज सुनी होती है और इसलिए ये सभी बहुत ज्यादा डरे हुए होते हैं। लेकिन इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि उस धमाके की वजह से जो धुआं होता है उस धुएं के अंदर से मीना बाहर आती है जो कि इस टाइम पर अपने टाइग्रेस पर बैठी होती है और फिर इसके ठीक बाद ही कमांडर मीना नंबर 14 के ऊपर अपने वेपन से अटैक कर देती है। मीना के इस अटैक को देखकर नंबर 14 खुद को टेलीपोर्ट करने की कोशिश करता है लेकिन कमांडर मीना का अटैक इतना तेज होता है कि वो हमला नंबर 14 के टेलीपोर्ट होने से पहले उसे लग जाता है। और जैसे ही नंबर 14 को मीना का अटैक लगता है वैसे हम ये देखते हैं कि मीना के बंदूक से निकली हुई गोली नंबर 14 की बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल जाती है जिससे कि नंबर 14 के न सिर्फ 2 चेहरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं बल्कि उसके साथ ही उसका कोर भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर इसीलिए नंबर 14 की बॉडी सीधा हवा से नीचे गिरने लगती है। इसके बाद ही वहाँ पर जो दूसरे ट्रूप मेंबर्स होते हैं वो सभी नंबर 14 को नीचे गिरते हुए देखते हैं एंड फिर देखते देखते अगले पल ही नंबर 14 की बॉडी सीधा नीचे जाकर गिरती है और वो जिस सड़क पर गिरा होता है वो उसी सड़क के अंदर धस जाता है एंड फिर धीरे धीरे करके नंबर 14 खत्म हो जाता है यानी कि उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद ही हम उसी बंकर को देखते हैं जहाँ पर सारे सिविलियंस होते हैं। यहाँ पर ये सिविलियंस नोटिस करते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले तक हर सेकंड बाहर से धमाके की आवाज आ रही थी लेकिन अभी कुछ मिनटों से बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही है और बाहर हर तरफ बहुत शांति है। एंड इसीलिए वहाँ बैठे कुछ लोगों को डाउट आने लगता है कि हो ना हो डिफेंस फोर्सेज वालों ने नंबर 14 को मार दिया है। लेकिन इसके ठीक बाद ही कुछ लोगों के फोन पर नोटिफिकेशन आते हैं जहाँ पर लाइव न्यूज में वो लोग ये देखते हैं कि काइजू नंबर 14 खत्म हो चुका है और इसीलिए उनमें से एक आदमी चिल्लाते हुए सबको बताता है क्या बात है कमांडर मीना ने काइजू नंबर 14 को मार दिया, ये है सच में ये बहुत ही कमाल की बात है। और फिर उसके ऐसा बोलते ही वहाँ के सारे लोग खड़े हो जाते हैं एंड फिर वो सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं। इधर बाहर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ट्रूप मेंबर्स भी काफी खुश होते हैं और सिर्फ ट्रूप मेंबर्स ही नहीं बल्कि ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स भी काफी हैप्पी होते हैं एंड उन सबको भी नंबर 14 के मरने की बहुत खुशी होती है। अगले पल ही हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन रूम के ऑफिसर्स वायरलेस के जरिए नंबर 14 के मरने की खबर बाकियों को भी दे देते हैं जिसके बाद ही वाइस कैप्टन सोशिरो और काफका को भी पता लगता है कि कमांडर मीना ने नंबर 14 को मार दिया है। इस बात को सुनकर सोशिरो काफी खुश होता है और काफका को भी मीना के लिए काफी अच्छा लगता है। लेकिन इसके बाद ही काफका मीना के साथ अपनी पुरानी बातें याद करता है जहाँ पर वो ये सोचता है कि पहले मीना ने उसे एग्जाम के टाइम पर पीछे छोड़ दिया और अब काइजूस को मारने में भी वो उसे काफी पीछे छोड़ चुकी है और इसीलिए काफका यहाँ पर अपने सर को नीचे कर लेता है। लेकिन फिर अगले पल वो अपने सर को ऊपर करता है और बड़ी खुशी से कहता है मीना तुमने सच में मुझे काफी पीछे छोड़ दिया है। इसके ठीक बाद ही हम कुरुसु को देखते हैं जो कि सीधा इस बारे में नए चीफ को बताता है और वो चीफ इतामी से कहता है सर हम सब ने मिलकर 5 नंबर्ड काइजू को एक ही दिन में मार दिया है और सच में सर ये डिफेंस फोर्स के इतिहास का सबसे बड़ा दिन है क्योंकि आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। एंड फिर इसके बाद ही हम सीधा चीफ इतामी को देखते हैं जो कि अपने मन में चीफ शिनोमा की बातों को याद करता है जिसने कि उससे कहा था कि मीना के डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने के बाद से ही काइजूस को मारने का तरीका पूरी तरह से बदल जाएगा और मीना डिफेंस फोर्स की एक बहुत ही बड़ी ताकत बनेगी। एंड इन्हीं सारी बातों को याद करके चीफ इतामी कहता है इसाओ सच में तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही था और तुमने जो उस दिन कहा था वो आज सच हो गया है। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि डिफेंस फोर्स के सारे लोग खुश होते हैं लेकिन तभी अचानक से उन सबके वायरलेस पर उन्हें आवाज आती है जो आवाज कहती है टेस्टिंग टेस्टिंग माइक टेस्टिंग हेलो। एंड इधर डिफेंस फोर्स के ऑफिसर जैसे इस आवाज को सुनते हैं वैसे वो सब के सब बहुत ज्यादा सीरियस हो जाते हैं क्योंकि उन सबको पता चल गया था कि ये आवाज और किसी की नहीं बल्कि काइजू नंबर 9 की है। इसके आगे काइजू नंबर 9 कहता है क्या आपको मेरी आवाज आ रही है, क्या सब सुन रहे हैं मुझे? हाँ वैसे लगता तो है कि सबको आवाज आ रही है। एंड फिर इसके अगले पल ही हम ये देखते हैं कि ऑपरेशन रूम के अंदर जितने भी मॉनिटर्स होते हैं वहाँ के डिस्प्ले के ऊपर भी काइजू नंबर 9 की इमेज आती है जो कि डिस्प्ले के सामने आकर सैल्यूट करता है और वो डिफेंस फोर्स से कहता है हेलो डिफेंस फोर्स वालों मैं काइजू नंबर 9 कैसे आप लोग। लेकिन यहाँ पर जैसे ऑफिसर्स मॉनिटर पर नंबर 9 को देखते हैं और बाकी लोग वायरलेस पर उसकी आवाज सुनते हैं वैसे उन सबको बहुत गुस्सा आने लगता है स्पेशली वाइस कैप्टन सोशिरो, काफका और नारुमी को। और यहीं पर ही काफका अपने मन में सोचते हुए कहता है कि आखिर इस बार नंबर 9 किसके पीछे है, इस बार उसका क्या मकसद है, कहीं वो एक बार फिर से हेडक्वार्टर्स पर अटैक तो नहीं करेगा या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि वो काइजू नंबर 8 के पीछे आया हो। लेकिन इसके बाद ही नंबर 9 फिर से बोलना शुरू करता है और वो सबसे कहता है क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है ना? वैसे ये चीज है बड़ी कमाल की, आप सब ह्यूमंस इससे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं ना, वैसे इसके ऊपर मुझे भी एक बार लाइव स्ट्रीमिंग करनी थी। वैसे चलो छोड़ो ये सब, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। अब आप सबको लग रहा होगा कि आपने मुझे सरप्राइज कर दिया है। एंड फिर उसके ये सब बोलने के दौरान ही हम ये देखते हैं कि असल में इस टाइम पर नंबर 9 ने डिफेंस फोर्स का एक ड्रोन पकड़ लिया है और इसी ड्रोन के कैमरे में देखकर वो डिफेंस फोर्स से बात कर रहा है और इसीलिए इसके आगे वो सबसे बोलता है वैसे सही बताऊं तो आप लोगों
लोगों ने मुझे सरप्राइज तो किया है, क्योंकि सही बताऊं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लोग मेरे मास्टरपीस काइजूस को इतने आराम से मार दोगे। इसीलिए मानना पड़ेगा, आप लोग पावरफुल तो हो गए हो। और मैंने इसाओ शिनोमे की मेमोरीज में जो भी आप लोगों के बारे में देखा था, आप लोग उन सब के कंपैरिजन में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। लेकिन हाँ, इतना कुछ करने के बाद भी ये बात जान लो कि इस लड़ाई में तुम लोगों की जीत नहीं हुई है, बल्कि इस लड़ाई को किसने जीता है तो वो मैं हूँ। और इसीलिए अब इस लड़ाई को जीतने के बाद अगर कुछ मेरे लिए रह गया है तो वो है बस उस पावर को हासिल करना और उस ताकत को हासिल करके सब कुछ मिटा देना। हम ये देखते हैं कि नंबर 9 की इन बातों को सुनकर काफका और नारुमी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, और यहाँ पर काफका को ये लग रहा होता है कि नंबर 9 इस टाइम पर उसके काइजू नंबर 8 की पावर्स की बात कर रहा है। लेकिन इसके आगे नंबर 9 बोलता है, मैंने इससे पहले 2 बार अपने बहुत बड़े काइजूस को भेजा था, लेकिन उस शख्स ने मेरे दोनों ही काइजूस को मिटा दिया। लेकिन यहाँ पर काफका जैसे नंबर 9 की इस वाली बात को सुनता है, वैसे अब उसे कुछ समझ नहीं आता है और वो सोचने लगता है कि नंबर 9 आखिर कौन से काइजूस की बात कर रहा है। लेकिन अगले पल ही हम ये देखते हैं कि नंबर 9 जिस टावर पर खड़ा होता है वो वहाँ पर चलने लगता है, और उसके चलते चलते उसके सामने एक व्हाइट कलर का पोर्टल खुलता है, जो कि देखने में बिल्कुल काइजू नंबर 14 जैसा होता है। यहाँ पर भी चलते चलते नंबर 9 कहता है, तुम वो शख्स हो जिसके अंदर बहुत ही कमाल की ताकत है, और सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे डिफेंस फोर्स के अंदर तुम्हारी जैसी डिस्ट्रक्टिव पावर और किसी में भी नहीं है। लेकिन अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि अब नंबर 14 की बातें सुनकर किसी को कुछ भी समझ नहीं आता है, और वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर वो किसकी बातें कर रहा है। लेकिन इसके अगले पल ही ऑपरेशन रूम के ऑफिसर से नोटिस करते हैं कि काइजू नंबर 14 की जो मरी हुई बॉडी पड़ी होती है उसके बीच के एरिया में एक पोर्टल खुलने लगता है, और इधर दूसरी साइड काइजू नंबर 9 अपने व्हाइट कलर के पोर्टल के अंदर जाने लगता है। और जैसे वो उसके अंदर जाता है वैसे हम ये देखते हैं कि वो सीधा काइजू नंबर 14 की मरी हुई बॉडी से बाहर निकलता है। और यहाँ पर आते हुए नंबर 9 कहता है, मेरा पूरा प्लान तो सिर्फ उस लड़की की पावर्स हासिल करना था। लेकिन इधर काफका जैसे इस बात को सुनता है कि नंबर 9 किसी लड़की की बात कर रहा है, वैसे ही वो समझ आता है कि इस टाइम पर नंबर 9 का टारगेट जो है वो मीना शिरो है, और इसलिए वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ये बोलकर काफका वहाँ से भागने लगता है। लेकिन इधर नंबर 9 धीरे धीरे पोर्टल से बाहर आता है, और उसके ठीक सामने मीना होती है, और इसीलिए वो मीना से कहता है, तो चलो बिखरी हुई चीजों को समेटते हैं। उसे देखकर मीना भी बहुत शौक हो जाती है, और वो हैरानी से कहती है, काइजू नंबर 9 तुम। एंड यहीं पर हमें पता लगता है कि असल में नंबर 9 काफी टाइम से मीना की पावर्स के पीछे पड़ा है, क्योंकि वो जानता है कि मीना के अंदर ऐसी पावर्स है जिनसे कि वो किसी भी हथियार का इस्तेमाल करके किसी भी काइजू को खत्म कर सकती है, और इसीलिए ऐसी डिस्ट्रक्टिव पावर्स नंबर 9 को भी चाहिए। इधर ऑपरेशन रूम के अंदर से ऑफिसर जैसे नंबर 9 को देखते हैं वैसे वो चिल्लाते हुए सबको बताते हैं कि काइजू नंबर 9 ताचिगावा बेस में आ चुका है, और इस टाइम पर वो कमांडर मीना के ठीक सामने है। इधर इस बात को सुनते ही सारे ऑफिसर तैयार हो जाते हैं, और इसीलिए वाइस कैप्टन सोशिरो, किकोरू, कमांडर नारुमी, हासेगावा और काफका सभी के सभी तेजी से मीना की तरफ भागते हैं। काफका भी भागते हुए सीधा काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म होता है, एंड वो अपनी फुल स्पीड से भागते हुए मीना के पास जाता है। और इधर बाकी सभी जैसे कि वाइस कैप्टन सोशिरो और नारुमी भी सभी अपनी फुल स्पीड का यूज करते हैं, ताकि वो सब जल्दी से जल्दी कमांडर मीना के पास पहुंच सके और उसे नंबर 9 से बचा सके। काफका यहाँ पर भागते भागते अपने मन में चीफ इसाओ को याद करता है, और वो ये सोचता है कि नंबर 9 ने पिछली बार जब हमला किया था तब उस टाइम पर भी उसने सबको अलग अलग कर दिया था, और फिर उसने सीधा चीफ इसाओ शिनोमे के ऊपर अटैक कर दिया था। और इसलिए उस टाइम को याद करके वो सीधा मीना को याद करता है, जहाँ पर उसे अपनी मेमोरीज के अंदर छोटी मीना रोती हुई दिखाई देती है। लेकिन अगले पल उसके मन में चीफ इसाओ की मेमोरी आती है, जिसे नंबर 9 ने ऑब्जर्व कर लिया था, और इसीलिए वो मन में सोचने लगता है कि कहीं नंबर 9 चीफ इसाओ की तरह मीना को भी ऑब्जर्व ना कर ले। लेकिन यह जैसे काफका अपने मन में सोचता है वैसे वो जोर से दहाड़ता है, और दहाड़ते हुए कहता है, काइजू नंबर 9 मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगा, मेरे होते ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। लेकिन इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि नंबर 9 के हाथ में जो ड्रोन का वायरलेस होता है वो उसके अंदर से काफका की आवाज सुनता है, और इसलिए उसकी बात सुनकर वो काफका से कहता है, नंबर 8 तुम ऐसा होने से तभी रोक पाओगे जब तुम यहाँ पर टाइम से पहुंचोगे, और मेरे हिसाब से यहाँ पर टाइम पर पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि तुम तो यहाँ पहुंच ही नहीं पाओगे। नंबर 9 की बात को सुनकर काफका को कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन इसके बाद ही ऑपरेशन रूम के अंदर हम कुरुसु को देखते हैं, जो कि अपने मॉनिटर के ऊपर बहुत सारे काइजूस की रीडिंग चेक करता है, और इसीलिए वो चिल्लाते हुए सबको बताता है कि अचानक से पूरे शहर में बहुत सारे काइजूस की रीडिंग मिल रही है। लेकिन फिर इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि अचानक से हवा में बहुत सारे काइजूस अपीयर होते हैं, और ये सारे के सारे काइजूस अलग अलग एरियाज में अपीयर होते हैं, जैसे कि शिंजुकु वार्ड, नेरिमा वार्ड, मेगुरो वार्ड और चोफू एयरपोर्ट। और ये सारी वही जगह होती है जहाँ पर कमांडर नारुमी, वाइस कैप्टन सोशिरो, किकोरू और अपना काफका होता है। एंड इसीलिए इसके अगले पल हम ये देखते हैं कि वो सारे के सारे काइजूस अचानक से हवा से नीचे ड्रॉप होते हैं, और अगले पल वो सब सीधा जमीन पर आते हैं। उनके जमीन पर आते ही हम ये देखते हैं कि वो सारे काइजूस साइज में काफी बड़े हैं, और उन सभी का साइज एक मेगा मॉन्स्टर जितना बड़ा है। और यहाँ पर ऐसे बहुत सारे काइजूस होते हैं। यहाँ नीचे डिफेंस फोर्सेस के जो भी ट्रूप मेंबर्स होते हैं वो सब इन सारे काइजूस को देखकर दंग रह जाते हैं, और अब उन सबको सच में कुछ भी समझ नहीं आता है। लेकिन इसके बाद ही हम ऑपरेशन रूम के अंदर कुरुसु को देखते हैं, जो कि इन सारे काइजूस को ऑब्जर्व करता है और इनकी इन्फॉर्मेशन पता लगाता है। लेकिन इनके बारे में जानते ही उसके पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि उसे पता लगता है कि इनमें से हर एक काइजू का फोर्टिट्यूड लेवल 8.0 है, जिसका मतलब ये सारे के सारे काइजूस डाई काइजू लेवल के हैं, यानी कि इन सब के अंदर नंबर्ड काइजूस की पावर्स हैं। और इसीलिए जैसे सारे ट्रूप मेंबर्स इस बात को अपने वायरलेस पर सुनते हैं वैसे अब उन सब के बीच अफरा तफरी मच जाती है, और वो सब के सब अपनी उम्मीदें खो देते हैं, क्योंकि अब किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो लोग इन सब से कैसे फाइट करेंगे। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले पूरे डिफेंस फोर्स ने मिलकर 5 नंबर्ड काइजू को हराया था, लेकिन अब उन सब के सामने नंबर्ड काइजू की पूरी फौज आ चुकी है, और अब इस डाई काइजू की सेना से लड़ना उनके बस की बात नहीं है। तो दोस्तों अब आखिर ये क्या हो गया है, काइजू नंबर 9 ने आखिर ये कैसा अटैक कर दिया है। और कुछ टाइम पहले ही 5 नंबर्ड काइजू से लड़ने में डिफेंस फोर्स के सबसे पावरफुल ट्रूप मेंबर्स ने अपनी पूरी जान लगा दी है, लेकिन अब उन्हीं 5 नंबर्ड काइजू जैसे यहाँ पर बहुत सारे काइजू आ चुके हैं। तो दोस्तों आखिर आगे क्या होने वाला है, कि आप डिफेंस फोर्स वाले इस तबाही को रोक
रोक पाएंगे? क्या वो सब मिलकर मीना को बचा पाएंगे? या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस लड़ाई के अंदर डिफेंस फोर्स वाले खत्म हो जाएंगे और इस लड़ाई के अंदर नंबर 9 सारे ह्यूमंस को मारकर काइजू एरा की शुरुआत करेगा? लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी है कि काइजू नंबर 9 मीना के साथ क्या करेगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चीफ हिसाओ की तरह मीना को भी मार दे? दोस्तों, इस तरह के सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन जवाब है सिर्फ एक, और वो है हमारा चैनल एनिमेवर्स। इसीलिए अगर आपको इन सारे सवालों के जवाब जानने हैं तो आपको हमारे साथ अगली वीडियो देखनी पड़ेगी। वैसे अगली वीडियो के अंदर बहुत ही मस्त फाइट है, इसलिए आप सब उस वीडियो को जरूर देखना और मैं भी कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो को काफी लंबा रखूं ताकि मैं उस पूरे फाइट सीन को एक ही वीडियो में डाल पाऊं। वैसे आप लोग मुझे बताइए कि आप सबको लंबी वीडियो चाहिए या फिर छोटी वीडियो चाहिए, इस बारे में कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। लेकिन हाँ, तब तक के लिए दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। तो दोस्तों, यही थी वीडियो काइजू नंबर 8 के मांगा के ऊपर। आप सभी को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना, और अगर आप सभी किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उस बारे में भी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक जरूर करना, और अगर ज्यादा पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और हाँ, बाकी कमेंट्स के अंदर काइजू नंबर 8 जरूर लिखना। और अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो आप सभी हमारे चैनल में जाकर काइजू नंबर 8 के प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना, क्योंकि वहाँ पर इसके मांगा की सारी वीडियोस लाइन वाइज डली हुई है। आपको सिंपली प्लेलिस्ट को ओपन करना है और सारी वीडियोस को वॉच करना है। तो जाइए और उन सारी वीडियोस को वॉच करिए, और मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।